अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब समूह अमीर को जापान के वजीर आजम की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। कल दीवान अमीरी में साहिब समूह अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए जमहूरिया इटली के वजीर दिफा और उनके हमरा आने वाले वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। और क़ाबिज़ इस्राईली फ़ौज ने कल मग़रबी किनारे के मुख्तलिफ इलाक़ों पर पुरतशद्दुद फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में मज़ीद फ़लस्तीनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नश्र की जाएंगी। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं की बातचीत के दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट्स, खासतौर पर फलस्तीनी इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल ज़ेरे बहस आई। साहिब समूह अमीर ने शहरियों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत के हवाले से कतर के मजबूत मौक़िफ़ का इआदा किया और कशीदगी को रोकने, शहरियों को लड़ाई के नताइज से महफूज रखने के लिए कोशिशें तेज तर करने की जरूरत पर जोर दिया। कल दीवान अमीरी में साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कतर के दौरे पर आए हुए जमहूरिया इटली के वजीर दिफा गोइडो क्रेसिटो को और उनके हमरा आने वाले वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर मुश्तरका फौजी ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के दीगर मुतादिद उमूर भी ज़ेरे बहस आए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया से मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया इटली के वज़ीर दिफा गोइडो क्रेसिटो ने मुलाकात की है, जिसके दौरान ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी इलाकाई डेवलपमेंट्स और खासतौर पर गजा की पट्टी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों के माबेन मुश्तरका ताउन के पहलुओं और उन्हें फरोग देने के तरीकों का भी जायजा लिया गया। इस मुलाकात के दौरान इटली में कतर के मिलिट्री अताशी मेजर जनरल बहरिया हिलाल बिन अली अल महनदी और दोनों इतराफ के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कल दीवान अमीरी में वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी की सदारत में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना ने बताया कि काबीना ने गजा में अल अहली बीट्स अस्पताल पर काबिज़ इस्राईली फ़ौज की जानिब से वहशियाना बमबारी के जरिए किए जाने वाले घिनौने जुर्म की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी आम शहरी शहीद और ज़ख्मी हो गए। काबीना ने जोर देते हुए कहा कि यह हौलनाक कत्लेआम, जो कि तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की सरीह खिलाफवर्जी है, आलमी बरादरी की खामोशी, उसकी साजबाज और दोहरा मयार अपनाए जाने का फितरी नतीजा है। काबीना ने कहा कि यह कत्लेआम इस बात की तरफ इशारा है कि अगर आलमी बरादरी ने आम शहरियों के खिलाफ इसराइली जानहाना कार्रवाइयों की रोकथाम और फलस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फौरी और फैसला कुन मुदाखलत न की, तो कशीदगी और शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद खतरा लाहक हो जाएगा। काबीना ने कतर की जानिब से गजा की पट्टी से बरादर फलस्तीनी अवाम को जबरदस्ती बेघर करने की कोशिशों को मुस्तरद करने, गजा की पट्टी का मुहासरा खत्म करने और शहरियों को बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी इंसानी कानून के मुताबिक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे की तजदीद की। काबीना ने मजीद कहा कि इज्तिमाई सजा और फलस्तीनी शहरियों को भागने या पड़ोसी मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर करने की पॉलिसी से सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी और फलस्तीनी अवाम के मसाइब और मुश्किलात में इजाफा होगा। काबीना ने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते में मुनसिफाना और देर पा अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक को बहाल करना है, खासतौर पर सन 1967 की सरहदों के मुताबिक उनकी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस होगा। कल जद्दा में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा सुल्तान बिन साद अल मरेखी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल नहियान के साथ मुलाकात की।
یہ ملاقات تنظیم اسلامی تعاون OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کی وزارتی سطح پر غیر معمولی اجلاس کے اختتام کے موقع پر ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون اور فلسطینی علاقوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور مسلسل انسانی امداد کے ذریعے فلسطینی عوام کی سپورٹ کے لیے ریاست قطر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کل عراق کے دارالحکومت بغداد میں متحدہ عرب پارلیمانی یونین کے 35ویں ہنگامی اجلاس میں شریک شورا کونسل کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے اپنے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے اجلاس کے شرکاء سے مطالبہ کیا کہ وہ جذباتی بیان بازی اور جارحانہ موقف کے بجائے پرعزم پارلیمانی موقف اختیار کریں۔ انہوں نے لڑائی کو روکنے، کشیدگی کو کم کرنے، شہریوں کی حفاظت، بین الاقوامی قانون اور عالمی قانونی قراردادوں کا احترام کرنے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے اطلاعات کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سلطنت عمان کے وزیر اطلاعات ڈاکٹر عبداللہ بن ناصر الحراسی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں GCC کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور GCC کے وزرائے اطلاعات نے شرکت کی۔ قطر میڈیا کارپوریشن QMC کے چیئرمین شیخ حمد بن ناصر الثانی نے اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے، جس کا مقصد خلیجی میڈیا کی اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر شیخ حمد بن ناصر الثانی نے قطر میڈیا کے کارپوریشن کی جانب سے GCC ریاستوں کے وزرائے اطلاعات کو ان کے آئندہ 27ویں اجلاس کے لیے خوش آمدید کہا۔ یہ اجلاس آئندہ سال 2024 میں دوحہ میں منعقد ہوگا۔ ریاست قطر انٹرنیشنل سول ڈیفنس آرگنائزیشن ICDO کی ایگزیکٹو کونسل کے 2056ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو کل کرغزستان کے دارالحکومت بیشکک میں شروع ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی سول ڈیفنس کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل حمد عثمان الدہیمی کر رہے ہیں۔ اجلاس کے آغاز میں تقریر کرتے ہوئے الدہیمی نے بین الاقوامی انسانی کاموں میں مستقل اور مؤثر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے ICDO کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون اور تجربات کے تبادلے کے سلسلے میں ریاست قطر کی مکمل سپورٹ کا اظہار کیا۔ اجلاس میں سن 2023 کے دوران ICDO کی سرگرمیوں میں اور اچیومنٹ سے متعلق متعدد رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے قونصلر امور کے شعبے نے بتایا ہے کہ جمہوریہ انگولا نے قطری شہریوں کو انگولا میں قیام کے لیے شارٹ ٹرم ٹورسٹ ویزا سے مستثنی قرار دیا ہے۔ اب قطری شہری ٹورسٹ ویزا حاصل کیے بغیر انگولا میں ہر انٹری پر 30 دن کے لیے اور 1 سال میں 90 روز تک کا قیام کر سکیں گے۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران غزہ کی پٹی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جو خطے کو ناپسندیدہ نتائج کے ساتھ تباہی کی طرف لے جائے گی۔ انہوں نے غزہ میں اسپتال پر کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے، جنگ کو ختم کروانے اور غزہ کے شہریوں کو خوراک، ایندھن، بجلی اور پانی کی فراہمی کے معاملے میں فوری اقدامات کرے۔ قابض اسرائیلی فوج نے کل مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں پرتشدد فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کے خلاف 12ویں روز بھی جاری وحشیانہ جارحیت میں مزید شہادتیں ہوئیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ شہر میں الشفا اسپتال کے قریب ایک 4 منزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایک اور جگہ 2 مکانات پر بمباری کے نتیجے میں 12 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔
गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों के आगाज से लेकर अब तक 4,560 से ज्यादा रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। फलस्तीन की वज़ारत सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइली गाज़बाना जारियत के आगाज से अब तक गजा की पट्टी में 3,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 12,500 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि दीगर इलाकों में 62 फलस्तीनी शहीद और 1,250 जख्मी हुए हैं। गजा की पट्टी के शहरों दीर अल-बल्लाह और खान यूनुस पर काबिज इसराइली फौज ने पुरतशद्दुद फज़ाई हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों के शहीद और जख्मी होने की इत्तला मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीर अल-बल्लाह में तैयारों की बमबारी से 10 अफराद शहीद और 22 दीगर जख्मी हुए। तिब्बी ज़राए के मुताबिक खान यूनिस शहर में कल मुतादिद घरों पर काबिज इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में 31 अफराद शहीद और 82 जख्मी हुए हैं। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। 33वें समर ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 के एशियन मेंस हैंडबॉल क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए कल कतर हैंडबॉल फेडरेशन कॉम्प्लेक्स में टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस इवेंट में 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें मेजबान कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत, भारत, ईरान, जनूबी कोरिया, जापान, चीन और कजाकिस्तान शामिल हैं। कतर हैंडबॉल एसोसिएशन के सदर अहमद अलशाबी का कहना है कि इस इवेंट को मुनासिब अंदाज से 28 अक्टूबर तक जारी रखने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। कतर के खुसूसी ज़रूरियात के हामिल अफराद पर मुश्तमिल कतरी वफ़द ने 22 से 28 अक्टूबर तक मुनक़िद होने वाले एशियन पैरा गेम्स में शिरकत के लिए कल चीन के शहर होंगजू पहुंच गया। कतर स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर स्पेशल नीड्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी अब्दुल कादिर अल मुतव्वा कतरी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, जिनमें 9 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी, 4 कोचेस, 1 टेक्निकल डायरेक्टर और 1 फिजिकल थेरेपिस्ट शामिल हैं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर को जापान के वज़ीर आज़म की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। कल दीवान अमीरी में साहिब सुमो अमीर से कतर के दौरे पर आए हुए जमहूरिया इटली के वज़ीर दिफा और उनके हमरा आने वाले वक्त के मेंबरान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की सदारत में कल दीवान अमीरी में काबीना का बाकायदा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। और काबिज इसराइली फौज ने कल मग़रिबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों पर पुरतशद्दुद फ़ज़ाई हमले किए, जिसके नतीजे में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। और इसके साथ ही रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का पहला बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर महमूद अहमद और स्टूडियो से ऑपरेटर जाबिर के साथ इंतखाब आलम और फरजाना सफदर को अभी यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ FM 107 कतर नेशनल रेडियो पर, और मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके आपको नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया हूं और फेसबुक शेख नूर पेज पर अपडेट किया हूं। ये न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कोई फेक नहीं रहता, कोई मिलावट नहीं रहता। इसीलिए मैं इसको अच्छी तरह से एडिटिंग करके मैं इस यूट्यूब में अपलोड करता हूं। आपको इसी तरह से वीडियो देखना है, असली न्यूज़ आपको मिलते रहे, इसीलिए मेरे चैनल नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके रख लीजिए, ताकि अपडेट जैसे ही हुआ न्यूज़ हर दिन वो आपको मिलता रहे।